अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इफ़्फ़त नवीद। दीप जलते रहे इस खुदनविश्त से दूसरी किस्त लेकर हाजिर हुई हूँ। वलीमा बखैरो खूबी निबट गया। तीसरे दिन हम दोनों ने अपनी अपनी सीवी तैयार करवाई, बहुत सारी फ़ोटोकॉपीज़ करवा के फाइल्स में रख ली। इस अरसे में अली हमारे प्यारे देवर जी इन्हें मुसलसल इनके नफसियाती मुआलिज के पास इनके मुआयने के लिए चलने पर इसरार करते रहे, लेकिन ये टाल देते। अली ने हमें अच्छी तरह बावर करवा दिया कि हफ्ते में जो एक इंजेक्शन लगना है उसमें अगर देर हो गई तो इनकी तबीयत बिगड़ सकती है, लेकिन तब हमें तबीयत बिगड़ने की संगीन सूरत हाल का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। खैर, एक दिन ये हाथ आ ही गए। इनके नफसियाती मुआलिज डॉक्टर अयाज एक रहमदिल शख्स हैं, इनके मद्दाहों में से हैं। इन्होंने हमें उनकी दवाओं के मुस्तकिल इस्तेमाल की सख्ती से हिदायत की और एक इंजेक्शन मॉडिकेट इन्हें घोंप दिया। नून लीग की हुकूमत थी। फहमिद रियाज और इनके रखे गए मुलाजमीन को, जिनमें हम भी शामिल थे, बरतरफ कर दिया गया था। हम दोनों रोज़ नौकरी की तलाश में किसी न किसी इदारे का रुख करते, लेकिन कोई कामयाबी ना हो सकी थी। एक दिन अब्बा ने हमें पास बिठाया, बोले, ये तुम्हें नौकरी के लिए कहता है, खुद क्यों नहीं करता? हमने कहा, आपसे ये किसने कहा? कहने लगे, ये बात अहमद के खरखा ने बताई है। हमने अब्बा को इत्मीनान दिलाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं। भाई साहब अपने बीवी बच्चों के साथ करीब ही अलग रहते थे। शादी के 15 दिन बाद भाई साहब ने हमें अपने घर आने की दावत दी। अहमद बेहद खुश थे। भाभी ने हमारी खूब आवभगत की। शादी के कुछ दिनों बाद हमारे वालिद आए और हमसे पूछने के बजाय कि बेटा ससुराल में कोई तकलीफ तो नहीं, खुश हो, ये पूछने के बजाय इनसे और घर वालों से मुखातिब होकर पूछा, इसे कोई शिकायत तो नहीं, जिद तो नहीं करती, खाने पीने में नखरे तो नहीं, लड़ती है, गुस्सा वगैरह वगैरह किस्म के सवालात। और जब हर सवाल का जवाब नफ़ी में मिला तो मायूस होकर हमसे बोले, अच्छा तो वो सब हमारे लिए था। और हम लाड से उनके गले लग गए। छोटे भाई ने अब इनके नफसियाती इलाज और डॉक्टर के पास कब विजिट करना है सबसे हमें अच्छी तरह आगाह कर दिया था। सोचते होंगे बीवी ज़्यादा अच्छे अंदाज से डील कर पाएगी। शादी के 1 माह बाद ही हमारी तबीयत ख़राब रहने लगी। लेडी डॉक्टर ने खैर से अहमद को खुशखबरी सुनाई। खुशी के मारे इनकी कैफियत अजीब हो गई। खुद ही महल्ले में मिठाई बांटने चले गए, एक एक को अपनी खुशी में शरीक करते, और इन्होंने हमें नौकरी से भी मना कर दिया। इनका ख्याल था कि ऐसी हालत में बसों के सफ़र से हमें अवॉइड करना चाहिए, और ख़ुद नौकरी के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने लगे। दिन तेज़ी से गुजरने लगे। इसी दौरान हमें घर पर पढ़ाने के लिए 2 ट्यूशन मिल गए और सुबह के वक्त एक स्कूल में नौकरी कर ली। अहमद की दवाएं बाकायदगी से चल रही थीं। शादी के 10 माह बाद बड़े बेटे रश्क दुनिया में आए। डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में उसकी टांगें टेढ़ी होने का नक्श लिखा। इतने खूबसूरत बच्चे की खुशी की खबर के साथ इस आजमाइश का भी सामना था। रशी की पैदाइश के 15 दिन बाद जिना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। उसकी नर्म नाजुक टांगों पर हर 15 दिन बाद एक प्लास्टर खोलकर दूसरा प्लास्टर बांध दिया जाता। अब अहमद के रवैये में बदलाव आ रहा था। वो अपनी जामा ज़ेबी का इस हद तक ख्याल रखने लगे कि सुबह शाम लिबास तब्दील करते। हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे। अम्मी उनकी इस कैफियत को देखकर तशवीश का इजहार करती तो हमें अजीब लगता। अम्मी ने समझाने की कोशिश की, इसकी तबीयत ख़राब हो रही है। हमने दिल में सोचा, जल रही हैं, हमारा इतना ख्याल जो रख रहे हैं। मेहमान आते तो खुद उनकी तवाज़ो करते, खुद झाड़ू लेकर घर में सफाई सुथराई करने लग जाते। फिर कुछ दिनों बाद ही हद दर्जा मजहबी हो गए, पाकी नापाकी का ख्याल रखने लगे। अम्मी ने एक मरतबा फिर उनकी दिमागी कैफियत की तरफ तवज्जो दिलाई और हम हैरान कि कैसी माँ है। कोई शख्स नमाज रोज़े रखे, साफ सुथरा रहे तो क्या उसका दिमाग ख़राब होता है? एक शाम भाई साहब की मोहब्बत भी इतने उरूज पर पहुंची कि उन्हें फ़ोन करके उनके घर से बुलाना पड़ा। अपने भाई से बड़ी गर्मजोशी से मिले और उनके लिए समोसे जलेबियां लेने घर से बाहर निकल गए। उनके घर से बाहर निकलते ही भाई साहब ने हमसे पूछा, दवाएं ले रहे हैं?
ہم نے اس بات میں سر ہلایا۔ انجیکشن لگا؟ جی وہ بھی ہر ہفتے لگ رہا ہے، ہم نے بتایا۔ بولے جب ابا نے بتایا کہ مجھے شدت سے یاد کر رہا ہے تبھی میں سمجھ گیا تھا کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مجھے تو بھائی صاحب کی خود دماغی صحت پر شک ہوا۔ لو بھائی، ان کے ہاں تو کوئی بھائی کو یاد ہی نہیں کر سکتا۔ بولے اسے اسپتال میں داخل کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا ہم انہیں ڈاکٹر ایاز کے پاس لے چلتے ہیں، وہ جو کہیں گے کر لیں گے۔ کہنے لگے اب یہ کسی صورت نہیں جائے گا، ایسی حالت میں نہیں جاتا، اسے اسپتال میں داخل کرنا ہی پڑے گا۔ انہوں نے جب ہمیں تذبذب میں دیکھا تو بولے پیسوں کی فکر مت کرو، میں انتظام کر لوں گا۔ مگر ہم ان کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی ہمیں ان کی حالت ایسی لگ رہی تھی کہ ہسپتال میں داخل کر دیا جائے۔ ہم نے ان کے خلوص کا شکریہ ادا کیا اور ان کی پیشکش رد کر دی۔ اگلے روز ان کی حالت میں نمایاں تبدیلی آئی۔ بے تکان بولتے اور کبھی کبھی بولتے اچانک غصے میں آ جاتے، کبھی روتے کبھی پیٹ پکڑ کر ہنسنا شروع کر دیتے۔ گھر والے پریشان تھے۔ بھائی صاحب کو ابا بلا لائے۔ بھائی صاحب نے ہماری طرف فتح مند نظروں سے دیکھا۔ ہم نے اب بھی بھائی صاحب سے صاف صاف کہہ دیا کہ بھائی اتنی ڈھیروں دواؤں کے باوجود بھی انہیں یہ اٹیک ہو گیا، اب ہم کس لیے انہیں اسپتال میں داخل کریں؟ گھر میں اس کا رہنا خطرناک ہے، چھوٹے بچے کا ساتھ ہے۔ بھائی صاحب نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی اثنا میں احمد تواضع کا سامان لے آئے۔ بھائی صاحب ان سے باتیں کرنے لگے اور ہم چپکے سے رشی کو لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ پی سی او سے ڈاکٹر ایاز کو فون کیا، انہیں احمد کی حالت سے آگاہ کیا۔ حیرت کی بات یہ کہ انہوں نے ہمیں انہیں اسپتال میں داخل کرنے کا مشورہ دیے بغیر ڈراپس کی ایک دوا کا نام بتایا اور کہا کہ ان کی چائے، سالن اور پانی میں 3-4 ڈراپس ڈال دیا کریں اور اس سے ان کی حالت میں ٹھہراؤ آئے گا اور پھر انہیں میرے پاس لے آنا۔ ہم ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق عمل کرنے لگے۔ غصہ اور مزاج کی تیزی کافی حد تک کم ہو گئی۔ رات کو آنکھ کھلی تو بیڈ سے کرسی اور کرسی سے میز پر کھڑے ہو کر دیوار سے چپک کر اسپائڈر مین کی طرح چلنے کی کوشش کر رہے تھے۔